बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका की जो नई हुकूमत है वो कि पाकिस्तान की बहुत वफ़ादार है या पाकिस्तान की हमायती है। ऐसा नहीं है। वो अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे और अमेरिका को सुपर पावर रखने के लिए अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी यही करता था, जो बाइडन भी यही करेगा। फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन सोच का फ़र्क है। बाद औक़ात किसी की सोच से आपको फ़ायदा पहुंचता है और बाद औक़ात किसी की सोच से आपको नुकसान पहुंचता है। वो अमेरिका को कैसे आगे लेकर चलते हैं, इससे दुनिया के ऊपर असरात पड़ते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत तगड़ा मुल्क है। सबसे तगड़ी फ़ौज उनके पास है, हथियार उनके पास हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है, मईशत उनकी बहुत बड़ी है, दुनिया भर के इदारों को वो कंट्रोल करते हैं। तो एक ऐसा मुल्क जब अपनी पॉलिसीज़ को शिफ्ट करता है तो बहुत सारे छोटे मुल्कों को या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। इसमें हमें देखना कि हमें क्या मिल रहा है। हमें 7 अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर हो वो पाकिस्तान के दोस्तों के लिए भी अच्छी हो या वो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए बुरी हो। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से जब आप फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, जब आप ये देखते हैं कि खारजी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, जब आप इसको देखते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि इन इक़दामात से मेरे मुल्क को अकेले को क्या फ़ायदा हो रहा है या ऐसे कुछ नुकसानात जो माजी में मेरे मुल्क को हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे। ये भी एक बात है। तो 7 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अमेरिका ने हालिया फ़ैसले किए, उनकी रोशनी में आपके सामने मैं रख रहा हूँ। नंबर 1, सऊदी अरब और UAE को हथियारों की फ़रोख्त बंद कर दी है अमेरिका ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी बात नहीं है। सऊदी अरब और UAE अपने आप को दिफाई लिहाज से नए हथियारों के बाद बहुत आगे और बहुत बड़ा महसूस कर रहे थे। हालांकि फ़ौजें हथियारों से नहीं बनती, ये बात अफ़गानिस्तान में तालिबान ने साबित की है। फ़ौजें हथियारों से कामयाब नहीं होती, वरना अमेरिका अपनी तमाम जंगें जीतता, लेकिन अमेरिका अपनी तमाम जंगें हारा है। वो कि उसने लोगों का बहुत नुकसान किया, उसने अपने टारगेट अचीव किए, उसने वहाँ पे बहुत खून रेजी की और दुनिया में अपना असला भी बेचा। लेकिन इसके बावजूद, जिसको प्रैक्टिकली जंग जीतना कहते हैं, यानी जहाँ से भी अमेरिका निकला बेइज्जत होकर निकला, अब अफ़गानिस्तान से भी ऐसे ही निकल रहा है। तो सऊदी अरब और UAE को ये लग रहा था कि नए हथियार जो मिल रहे हैं उनसे अमेरिका बहुत आगे जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के हलफ उठाने से चंद घंटे पहले, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जाने वाला था, चंद घंटे पहले बड़ी मुश्किलों से इस डील को साइन किया और यह कोशिश की कि UAE और सऊदी अरब को यह हथियार मिल जाए। हथियार कौन से हैं? F-35 तैयारे हैं, ये 50 से ज़ायद हैं। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाका तैयारा है। लेकिन इससे पहले UAE के पास रफ़ाल तैयारे भी मौजूद हैं, जो भारत ने लेकर बड़े भगड़े शंगड़े डाले थे। वो तैयारे UAE के पास पहले से मौजूद हैं। तो UAE ने तो उससे कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि हम कहें कि जी बहुत आगे निकल गए। वो पायलट तो आज भी पाकिस्तानी वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी सपोर्ट पाकिस्तान से लेते हैं, सऊदी अरब भी। इसके अलावा टैंक्स हैं जो सऊदी अरब ने लिए हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कॉम्बैट शिप्स हैं जो समंदर के अंदर वो छोड़ेंगे। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की एक टेक्नोलॉजी है पूरी, जिसके ऊपर सऊदी अरब का बड़ा इन्हिसार है, वो अमेरिका से ले रहा था। ये तमाम चीज़ों की फ़रोख्त बंद कर दी है सऊदी अरब को और UAE को फौरी तौर पर अमेरिका ने। उनको ये लगता है कि इस फ़रोख्त से ये खित्ता जंग में झोंका जाएगा और अगर इनके पास हथियार होंगे तो ये चलाने से नहीं चूकेंगे। आसपास के मुसलमान मुल्कों में या मशरिक़ वस्ता में कभी भी अमन नहीं होगा, ये उनको लगता है। पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? सऊदी अरब और UAE अपने आप को बड़ा गैर महफूज समझते हैं और इन हथियारों के बाद वो अपना ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तानियों पर करेंगे। और एक जो फ़ौज उन्होंने बनाई है उसके सरबराह जो हैं वो जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब हैं। उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, पाकिस्तानी फ़ौज की अहमियत बढ़ जाएगी और पाकिस्तानियों की अहमियत ऑटोमेटिकली इन दोनों मुल्कों में बढ़ जाएगी। जो पाकिस्तानियों से कुछ सोतेलों जैसा छोटा मोटा सलूक हो रहा था, माजी में भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ, जब सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तानियों को वहाँ पे शहज़ादा बना दिया गया था। तो अब जो है वो दोबारा पाकिस्तानियों का वो वक्त आएगा जब इनको हथियार नहीं मिलेंगे तो इनको प्रैक्टिकली पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी अपने दिफा और अपनी सहूलत के लिए। तो इसमें जो है वो पाकिस्तानियों का जो वहाँ पे काम करते हैं, लगभग 40-41 लाख लोग हैं जो सऊदी अरब में और UAE में काम करते हैं,
उनके लिए बेहतर हालात पैदा होंगे। दूसरी अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, उनके बहुत सारे अहम तरीन दिफाई मकामात हैं जिनको अमेरिका ने पूरी तरह एक्टिव करने का फैसला किया और सऊदी अरब से डिमांड कर दिया। अब यह सऊदी अरब के लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी अमेरिका 3 ऐसे मकामात हैं, मैं तीनों को आपको बता देता हूं। एक तो बहरा अहमर से कोई 100 किलोमीटर के फासले पे, मदीना मुनव्वरा से दूर बहरा अहमर पे, जिसको रेड सी आप कहते हैं, या मदीना मुनव्वरा जो हमारा मुकद्दस शहर है उससे 100 किलोमीटर के फासले पे एक बंदरगाह है जिसको जैंगबो पोस्ट कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। अच्छा, इस पर फौजी बेस जो है वो अमेरिका ने बनाई है और कुछ अमरीकी इसके ऊपर पहले से मौजूद हैं। सऊदी अरब में वैसे ये कोई 2500 अमरीकी मौजूद हैं फौजी, और दिफाई साजो सामान भी है और कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने की हैं जिसमें अमेरिका के मुताबिक वो कामयाब रहे हैं। ये जो इलाका है ये न्यूम शहर के करीब है। न्यूम शहर वो है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो की थी और आपको बताया था कि इसराइली वज़ीर आज़म इस शहर में उतरा था, माइक पोम्पियो भी आया था और मोहम्मद बिन सलमान भी गए थे। तो ये वही इलाका है जहां पे ये बंदरगाह है, न्यूम के बिल्कुल करीब, रेड सी के ऊपर, मदीना मुनव्वरा से 100 किलोमीटर के फासले पे। तो अमेरिका इसको एक्टिव करना चाहता है। दूसरा, 2 एयर बेसेस हैं जिनमें से एक एयर बेस जो है वो किंग फैसल एयर बेस है। ये सूबा तबूक में है। ये जो तबूक सूबा है, तबूक का जो सूबा है, इसी सूबे के साथ जो है वो ऊपर उर्दन का इलाका है और इसी सूबे के अंदर न्यूम का शहर है। न्यूम सिटी जो है वो इसी सूबे के अंदर है जिसके साथ बहरा अहमर या रेड सी लगता है। अब ये जो किंग फैसल एयर बेस है ये इराक, शाम, उर्दन, लबनान, मिस्र, ईरान और इसराइल के करीब तर है। तो अमेरिका यहां पे अपने मुकम्मल कंट्रोल चाहता है और यहां पे अपनी एक्टिविटीज को लॉन्च करेगा। दूसरा, एक और उनकी एयरबेस है किंग फहद एयरबेस। वो भी बहुत अहम तरीन एयरबेस है, लेकिन वो मक्का मुकरमा से कुछ 60 किलोमीटर के फासले पर है और ये ताइफ में है। किंग फहद एयरबेस ताइफ में, मक्का मुकरमा से 60 किलोमीटर के फासले पर। यहां से यमन, ओमान, यूएई, सूडान, बहरीन ये करीब तरीन ममालिक हैं। तो इन 2 एयरबेसिस के ऊपर और ये एक जो बंदरगाह है इसके ऊपर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है। इससे सऊदी अरब पे और यूएई पे दबाव बढ़ेगा और जब दबाव बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली दोस्त मुसलमान मुल्कों को होगा जिनमें एक पाकिस्तान भी है। तीसरा एक अहम मामला जो है वो ये है कि मोदी, ट्रंप और अरब ममालिक का एक गठजोड़ बन गया था जिसमें इसराइल भी शामिल था। उसमें दरार पड़ गई है। वो कैसे? ट्रंप हर बात इसराइल की मानता था और अरब ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवा रहा था बहुत तेज़ी से, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जो बाइडन ने आने के बाद फ़लस्तीनियों की इमदाद बहाल करके उनके साथ डिप्लोमेटिक या जिनको कहते हैं खारजी ताल्लुकात, उनको बहाल कर दिया है। इस पे इसराइल को बड़ी तकलीफ है, लेकिन जो बाइडन ने यह किया है क्योंकि उसका इसराइल को और फ़लस्तीन को देखने का मामला या मसला किसी और तरह का है, वो किसी और तरह सोचता है। दूसरा, जो बाइडन ने आरएसएस से, मोदी से और बीजेपी से अपने आप को अलग कर लिया है। वो इनसे कटा हुआ है। उसने अपनी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जिनके बीजेपी के साथ ताल्लुकात को कोई शुबा है या आरएसएस के साथ ताल्लुकात को कोई शुबा है या उनके कोई रिश्तेदार भी बीजेपी या आरएसएस में है, तो उन लोगों को उसने अपनी टीम के अंदर शामिल नहीं किया, चाहे उन्होंने उसके लिए कंपेन की हो। ऐसे कुछ लोगों का मैंने आपको बताया माजी की वीडियोस में कि उन्होंने बड़ा जोर लगाया ट्रंप के जीतने, जो बाइडन के जीतने के लिए, लेकिन जो बाइडन ने उनको अपनी टीम में लायक और काबिल होने के बावजूद इसलिए शामिल नहीं किया कि उनके ताल्लुकात बीजेपी से, मोदी से और आरएसएस थे। लिहाजा इनसे अलग होना, इसराइल से कुछ दूर होना, अरब ममालिक के पास अब ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी क्योंकि वो इसराइल को सिर्फ इसलिए खुश करते थे कि उसके जरिए से वो अमेरिका को खुश करते थे, डोनाल्ड ट्रंप को, और इसराइल को खुश करने के लिए फिर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाते थे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। तो ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द घूमता था। इसराइल, मोहम्मद बिन सलमान, नरेंद्र मोदी और यूएई की हुकूमत, ये सब ट्रंप के गिर्द घूमते थे। अब ट्रंप निकल के जब जो बाइडन आ गया है तो जो बाइडन ने यह बताया कि मुझे इसराइल के साथ वो मामलात नहीं है, ना मैं मोदी, आरएसएस और बीजेपी को पसंद करता हूं, तो अरबों के पास अब कोई वजह नहीं रहेगी कि वो इंडिया के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करें, और इंडिया अरबों को सिक्योरिटी दे नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि गैर मुल्की या गैर मुस्लिम सिक्योरिटी के ऊपर अरब भरोसा नहीं करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि इंडिया में तो मुसलमान फौजी भी हैं, उनको भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फौज कभी भी, फौज का कोई मजहब नहीं होता।
यानी जो फौज मौजूद है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि वो तो मुस्लिम फौज है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन भारत एक सेकुलर मुल्क है, तो सेकुलर मुल्क की फौज का कोई मज़हब नहीं होता। वो वहाँ पे हिंदू फौजी, ईसाई फौजी, सिख फौजी, मुसलमान फौजी, वो मिक्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ मुसलमानों को चुने और चुन के भेज दें, इससे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा खित्ते में भी और मुसलमानों में भी और भारत के लिए भी। लिहाजा इस किस्म की डिवाइड भारत नहीं कर सकता, और फौजी मदद सऊदी अरब को भारत से मिलने के या यूएई को भारत से मिलने के इम्कानात कम होंगे, और ये जो गठ जो टूटा है इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ये दोनों अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ज़ोर से देखेंगे। ईरान और तुर्की के साथ मामला जो हैं वो बेहतर होंगे अमेरिका के, और जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म करने की बात होगी, और ये पहले कह चुके हैं। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान एक रास्ता निकालना चाहता है चीन के साथ मिलकर, जो पाकिस्तान में से गुजरे, उसके बाद वो रास्ता ईरान में से गुजरे, उसके बाद वो रास्ता तुर्की में से गुजरे, और फिर वो पहुंच जाए बाय ट्रेन सीधा यूरोप तक। तो यहां तक पाकिस्तान से एशिया से यूरोप तक एक ट्रेन का रूट बन रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने अपना काम कर लिया, तकरीबन ईरान ने भी कर लिया और तुर्की भी तकरीबन कर चुका है। अब सिर्फ इनको कनेक्ट करना है और इनके ऊपर काम शुरू करना है। दूसरी जानिब चाइना जो है वो भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो इसके अंदर शामिल हो चुका है। तो यूरोप तक जो माल 3 या 4 महीने में पहुंचता था वो 15 दिन में पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी इन ममालिक की और एशिया की। लिहाजा अगर तुर्की और ईरान के ऊपर से मामला बेहतर होते हैं, जो बाइडन ने पहले भी कहा और अब वो इस पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान के बारे में तो कोई बात नहीं की उन्होंने, लेकिन तुर्की और ईरान से ताल्लुकात बेहतर, पाबंदियां ख़त्म, इसका मतलब है रास्ते खुल जाएंगे, पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा, चाइना को भी होगा। चीन से जो लड़ाई वाली पॉलिसी थी और जो तसादुम वाली पॉलिसी थी एशिया के साथ, अमेरिका उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ देगा। जो बाइडन को इंटरनल मामला इतने ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे इन्वायरमेंट के, ख़ासतौर पे सेहत के, कोविड-19 के, अमेरिका बिखरा हुआ है, बहुत सारे पावर पूल्स हैं, उनको इकट्ठा करना है, अमेरिकन को जो है वो एक कौम में दोबारा तश्कील देना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए जो बाइडन को मुल्क के अंदर बहुत काम करना पड़ेगा, और मुल्क के अंदर काम करते हुए वो इस तरह के पंगों में नहीं जा सकते कि वो चाइना के साथ लड़ें, रशिया के साथ लड़ें, नई लड़ाइयाँ छेड़ें। तो इस वक्त चाइना को एक रिलीफ मिलेगा, और चाइना को रिलीफ मिलने का मतलब क्या है? पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। चाइना ट्रेड को बढ़ाएगा, चाइना कारोबार को तेज़ करेगा, चाइना सी पैक को तेज़ करेगा, चाइना इन रस्तों को ज़्यादा तेज़ी से निकालेगा। फ़ायदा किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा। अभी तक पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ये मैंने बताया अमेरिका की पॉलिसी दुनिया के बारे में क्या है, ईरान के बारे में, तुर्की के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, यूएई के बारे में, इसराइल के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, इंडिया के बारे में। अब ये जो पॉलिसी इनकी इन मुल्कों के बारे में, उनका जो इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा उस पर हम बात कर रहे हैं। अब आप इस बात पे आ जाएं कि इसराइल ने एक दबाव जो बढ़ाया हुआ था, जो एक बनाया हुआ था कि मुझे तस्लीम करो दुनिया भर के मुल्कों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, यानी दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, लगातार आ रहा था, मलेशिया के ऊपर जा रहा था, सऊदी अरब के ऊपर जा रहा था। उस दबाव को ब्रेकें लग जाएंगी अब, क्योंकि इसराइल को भी अब यह देखना पड़ेगा कि जो बाइडन को जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उसमें अंदर आने से कैसे रोकें, क्योंकि वो समझते हैं कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो इसराइल का अंदरूनी मामला है और वो नहीं चाहते कि दुनिया उसके ऊपर बात करे, लेकिन जो बाइडन उस तरफ आते हैं और बात करते हैं। अब ये जो मसला है इसराइल का, इसमें यह देखना कि कितने मुल्क हमें तस्लीम कर रहे हैं, शायद ये अब उनके लिए मुमकिन ना हो। दबाव बढ़ाना कि इन मुल्कों को हर हाल में हमें तस्लीम करना चाहिए, शायद ये भी अब उनके लिए मुमकिन ना हो। उनका हनीमून पीरियड चला गया है। अब उनको ये देखना होगा कि जो बाइडन को इस बात पे कैसे राजी करेंगे, कौन से इलाके हमारे हैं और किस तरह से टू नेशन जो है वो अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग कौमें या दो अलग अलग रियासतें बन सकती हैं। तो वो मामला अब इसराइल को नए तरीके से देखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत बनने जा रही है बहुत जल्दी, मेरी दुआ तो ये है, लेकिन इस तरह फौरी तौर पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सातवीं और आखिरी खुशी की खबर जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, वो ये है कि पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होगा, क्योंकि पेंटागन की सरबराही जिस जनरल को दी गई है उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए नागुज़ीर है और हर हाल में हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए होगा अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए और अफ़गानिस्तान के क़याम अमन के लिए, और वहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए, एक सियासी माहौल बनाने के लिए, वहाँ के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए और अच्छे तरीके से फ़ौजों के इनखला के लिए और उस मुल्क को इस्तेहकाम लाने के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान का हमारे साथ होना। ये जो बाइडन इंतज़ामिया की सोच है
और एक जो आखिरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, 8वीं मेरी नज़र में, बतौर एक कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तानी होने के, मैं ये देखता हूँ कि जो कमला हैरिस हैं, उनका अमरीकी नायब सदर होना और वाइट हाउस में मौजूद होना कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने कहा, और इतना खुल के कभी अमेरिकन नहीं कहते, अमेरिकन ने ये बात कभी इतना खुलकर नहीं की, उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपने आप को अकेला मत समझें। तो अब कश्मीरियों को उनका हक लेकर देने का वक्त भी आएगा। और उनकी वो आवाज़ जिसको डोनाल्ड ट्रंप सुनता ही नहीं था, उनकी वो आवाज़ जिनको डोनाल्ड ट्रंप के डर से बाकी दुनिया भी नहीं सुनती थी, उनकी वो आवाज़ अब सुनी ज़रूर जाएगी। 2 ख़वातीन कश्मीरी हैं जो उनकी टीम का हिस्सा हैं, जो बाइडन की। मैं कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा कि कश्मीरी फ़ौरन आज़ाद हो जाएंगे। आज़ादी आपको लड़ के लेनी पड़ती है, उसके लिए लड़ाई तो होगी। बगैर जंग के ना कभी भारत कश्मीर को छोड़ेगा और ना कभी छुड़ाया जा सकेगा। ये लड़ाई करनी पड़ेगी, हो सकता है पाकिस्तान को भी करनी पड़े, चाइना को भी करनी पड़े, कश्मीरियों को खुद बहुत लड़ना पड़ेगा। खून बहता है तो आज़ादी मिलती है, प्लेट में रख के कोई नहीं देता। लेकिन कम से कम कश्मीरियों के मौक़िफ़ की तायीद शुरू हो जाएगी। यानी अज़रबैजान के लिए कितना आसान था, जितने मर्जी आर्मीनिया के फौजी मारी जा रहा था वो, क्योंकि पूरी दुनिया ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया हुआ था। तो जब कश्मीरियों का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम हो जाएगा तो जितने मर्जी भारतीय फौजी मरेंगे, मौक़िफ़ कश्मीरियों का ही ठीक होगा। तो आलमी सतह पे उनकी बात का सुने जाना और उनको इस बात का एतराफ़ करना कि वो दबे हुए लोग हैं और उनको अकेला किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको अक़लियत में कन्वर्ट करने की साजिश हो रही है, इस बात का तस्लीम करना अमेरिका जैसे बड़े मुल्क की नायब सदर की जानिब से, ये कश्मीरियों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा। तो ये 8 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी होने जा रही हैं। तो मैंने कहा बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, आपको ये पॉजिटिव और अच्छी खबरें दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।